अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है मोल मोल रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद जो है मोल मास रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। तो इसी में जो है क्वेश्चन 2016 के ईटा के पेपर का हिस्सा है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट आर अलाउड टू डिकम्पोज, यू विल गेट 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये है कि इफ 20 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट आर अलाउड, अगर इसकी जगह 20 मोल कर लें तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, यहाँ पे जो है कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होगा। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 2 मोल्स अगर डिकम्पोज होता है तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर ये 20 मोल हो जाए, यहाँ पे एक जीरो लग गया है इसके साथ, तो ये जो है 3 मोल्स है, तो यहाँ पे जो है जब 2 मोल प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इफ यू हैव 20 मोल्स, अगर 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो हाउ मेनी मोल्स, तो 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करे। तो 20 मोल्स ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट विल प्रोड्यूस 30 जो है आप लोगों के पास मोल ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक एग्जांपल जो है अगर आप देखिए प्रीवियस पेपर में प्रेजेंट है, और ये मोल मोल रिलेशनशिप से जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो मोल मोल रिलेशनशिप ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक अनदर रिलेशन की तरफ आते हैं एंड दैट इज अ मोल जो है यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो है द फोर्थ वन अगर आप देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन जो यहाँ पे रिलेशनशिप है तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि मास और वॉल्यूम जो है रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 3 रिलेशन है, इनको जो है डिस्कशन इस पे करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, ये क्वेश्चन जो है अगर ये 2 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट है, 2 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है, 2 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ कितने जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस। तो 2 मोल अगर डिकम्पोज होता है तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। We know that 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, it occupy 22.4 dm³ वॉल्यूम। ये आइडियल गैसेस के लिए बात करते हैं। तो अगर ये 1 मोल जो है इतना, तो 3 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अगर 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो 3 मोल जो है डेफिनेटली जो है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 22.4 dm³ वॉल्यूम होगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ पोटाशियम परक्लोरेट अगर डिकम्पोज होता है तो इट विल प्रोड्यूस 3 मल्टीप्लाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो मोल जो है यहाँ पे गिवन है और इस मोल से जो है आप लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है कि गैस जो है वो कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूसर है। अगर आप एक और क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है ये नाइट्रोजन है एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इस तरह लिखूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट तो इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इट प्रोड्यूसेस 34 ग्राम, तो ये मोल और ये मास रिलेशन है। और अगर मैं ये लिखूं कि ये 1 मोल यहां पे 3 मोल के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूसेस यहां पे 22.4 dm³ वॉल्यूम जो है ये आप लोगों के पास 1 मोल के लिए फिक्स वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड होगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इफ कंबाइंड विद 3 मोल इट प्रोड्यूसेस 22 जो है 2 टाइम ऑफ 22.4 dm³। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इट विल प्रोड्यूसेस 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस करेगा। तो अगर यहाँ पे जो है आप लोग देखें तो 1 मोल 3 मोल 44.8 dm³ वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया की क्या होगी, ये प्रोडक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं लेट्स सपोज जो है अगर मैं इसको जो है क्या करता हूँ 2 मोल करता हूँ तो ये जो है 6 मोल हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा और ये 44.8 मल्टीप्लाइड 2 होगा तो ये उसका भी डबल आएगा। तो ये मोल है और यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम है। तो वी कैन इजीली डायरेक्टली फाइंड फ्रॉम द मोल टू वॉल्यूम, अगर आप लोग इसे मोल से वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड द स्टोइकोमेट्री, आप इस स्टोइकोमेट्री की वैल्यूज को जो है यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोल और वॉल्यूम की वैल्यू से जो है वी कैन इजीली फाइंड जो है यहाँ से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग देखिए एक और पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ दैट इज नाइट्रोजन एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है। वी कैन आल्सो राइट के यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम ये इसके भी बराबर है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू ये क्या है 44.8 dm³ वॉल्यूम जो है ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन इसमें होगी।
तो अगर 28 तो ये मास है, ये भी मास है और यहाँ पे वॉल्यूम है। नो वी हैव टू डिस्क्राइब द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है मैं क्या करूँ, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मासेस में गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है इससे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे जो है 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया चाहिए, 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया मुझे चाहिए, 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया के लिए मुझे कितने मोल चाहिए, 1.5, ये मैंने हाफ कर लिया तो 44.8 का हाफ 22.4 बनता है, तो यहाँ पे जो है ये मोल भी हाफ हो जाएंगे तो 1.5 मोल, और यहाँ पे जो है ये मोल 0.5 मोल हो जाए। अगर मैं इसको मास में एक्सप्रेस करूं तो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया के लिए मुझे जो है 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ जो है नाइट्रोजन जो है मुझे रिक्वायर्ड है। तो 22.4 dm³ ऑफ अमोनिया के लिए यहाँ पे 3 ग्राम्स ऑफ द हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें रिएक्टेंट को आप लोग मास में डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको जो है आप वॉल्यूम में डिस्क्राइब करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज मास, जो है मास रिलेशनशिप से, मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप एक और रिलेशन को देखें कि ये नाइट्रोजन है एंड इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ द अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस करता है। वी कैन आल्सो राइट कि अगर आप इस नाइट्रोजन की वैल्यू को देखें तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इट आल्सो ऑक्युपाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन जो है ऑक्युपाई करता है और यहाँ पे ये 3 into 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्युपाई करता है। इट विल प्रोड्यूसेस 2 into 22.4 dm³ जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम में गिवन है, यहाँ पे जो है ये भी वॉल्यूम में गिवन है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी वॉल्यूम में डिस्क्राइब हो रहा है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें द रिएक्टेंट की क्वांटिटी आर डिस्क्राइब इन वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी आर आल्सो डिस्क्राइब इन वॉल्यूम, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको वॉल्यूम रिलेशनशिप से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इनको देखें बे इसको एक और लैंग्वेज में, अगर आप इसको लीस्ट नंबर पे डिवाइड करें 22.4 dm³ पे, यहाँ पे 22.4 dm³ पे, 22.4 dm³ पे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो 1 के लिए 3 चाहिए और यहाँ पे 2। मैं यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि 1 लीटर के लिए 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 1 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन यू विल गेट 2 लीटर ऑफ अमोनिया जो है ये क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। तो द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी 2 लीटर। अगर आप लोग देखिए ये 1:3 के साथ कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह भी 10 लीटर आर अलाउड टू रिएक्ट विद 30 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन, हाउ मच लीटर ऑफ द, यहाँ पे 20 लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 100 लीटर कंबाइन विद 300 लीटर इट विल प्रोड्यूस 200 लीटर ऑफ द अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं कि 400 लीटर ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये रिक्वायर्ड होंगे, तो 400 के लिए मुझे जो है यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए ये 200 का डबल 400 है तो ये 300 का डबल क्या हो जाएगा 600 लीटर और यहाँ पे जो है ये भी डबल हो जाएगा तो 200, तो 200 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइंड विद 600 लीटर यू विल गेट 400 लीटर ऑफ अमोनिया की प्रोडक्शन आप लोगों के पास होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको वॉल्यूम रिलेशनशिप से डिस्क्राइब करते हैं। तो जिसमें अगर आप लोग देखिए ये गैसेस है, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन यू विल गेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 liter of the hydrogen combined with the 1 liter of chlorine you will get 2 liter of HCl। अगर मैं इसको 10 लीटर करता हूं ये भी 10 लीटर होगा तो ये 20 लीटर के बराबर है। और यहाँ पे जो है अगर मैं इसको 100 लीटर कर लेता हूं तो यहाँ पे जो है ये भी 100 लीटर होगा और यहाँ पे जो है ये 200 लीटर प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको जो है क्या रिप्रेजेंट करता हूँ 60 लीटर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी 60 लीटर जो है यहाँ पे होगा एंड इट विल डिस्क्राइब एज अ 2 मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये डबल आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास 120 लीटर जो है इसके बराबर होगा। आप लोग देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम रिएक्टेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में और ये भी वॉल्यूम में है। नो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसपे रिएक्टेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी वॉल्यूम में डिस्क्राइब हो रही हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जिसमें द रिएक्टेंट क्वांटिटी आर डिस्क्राइब इन वॉल्यूम and product quantity are also described in volume। ये सल्फर डाइऑक्साइड है and if it combine with oxygen you will get 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें ये 2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होता है विद 1 लीटर
तो इट विल प्रोड्यूस 2 लीटर। अगर मैं इसको वो 2 सेंटीमीटर क्यूब लिखूं तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे आप लोगों के पास होगा, एंड इट विल प्रोड्यूस 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको वो 2 डीएम क्यूब रिप्रेजेंट करता हूं तो ये भी 1 डीएम क्यूब में होगा, ये 2 डीएम क्यूब ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये 2 डीएम क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है यहाँ पे अगर मैं इसको 2 गैलन से एक्सप्रेस करता हूँ, गैलन भी जो है वॉल्यूम को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे ये 1 गैलन जो है और 2 गैलन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मैं 2 ड्रम जो है आप लोगों के पास क्या ड्रम ऑफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो और यहाँ पे 1 ड्रम ऑफ सल्फर ऑक्सीजन जो है, तो इट विल प्रोड्यूस 2 ड्रम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस होंगे। तो ये अगर आप देखिए तो जो भी वॉल्यूम को डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो भी यूनिट है 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर प्रोड्यूस करेगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेगा, 2 डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब 2 डीएम क्यूब प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे 2 अगर आप लोग गैलन है 1 गैलन 2 गैलन प्रोड्यूस करेगा। as 2 ड्रम ऑफ द जो है सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद 1 ड्रम ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस 2 ड्रम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 ड्रम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये इसकी क्या है, यहाँ पे जो है ये हम वॉल्यूम रिलेशनशिप से जो है इनकी जो वैल्यूज है इनको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को डिस्क्राइब करता हूँ कि ये मीथेन है एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर जो है ये प्रोड्यूस करता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि लेट सपोज जो है मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर क्यूब तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस जो है मीथेन गैस is completely burned with excess of oxygen तो यहां पे जो है अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं ऑक्सीजन जो है तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, हाउ मच वॉल्यूम जो है यहाँ पे हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस तो यहाँ पे जो है कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो। कार्बन डाइऑक्साइड टारगेट है। तो अगर आप लोग देखें मैं बिल्कुल जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 जो है आप लोगों के पास लीटर हो तो 2 लीटर चाहिए, तो यहाँ पे 1 लीटर बनेगा, यहाँ पे 2 लीटर जो है वाटर बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर आपके पास ये 5 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। तो 1 जो है अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस को मैं जो है बर्न करता हूँ कंप्लीटली बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5 सेंटीमीटर विल प्रोड्यूस 5 सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही प्रोड्यूस करेगा। अगर आप लोग देखिए मैं यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि ये C3 है और यहाँ पे जो है ये C3H8 जो है, अगर इफ इट इज अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो है 4H2O, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे ये 6 है और ये 4, तो ये 10, तो 5O2 में इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो ये 10 जो है आप लोगों के पास 5O2, तो 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, ये बैलेंस के ये आपको गिवन होंगे। अगर आप लोग देखें इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे 1 मोल के लिए मुझे जो है यहाँ पे जो है 5 मोल चाहिए, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1 लीटर है, अगर 1 लीटर ऑफ प्रोपेन हो तो इट विल बर्न विद द 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होगा। इट विल प्रोड्यूस 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ स्टीम वाटर जो है प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसको 10 लीटर लिख दूं तो यहाँ पे ये 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यू विल गेट यहाँ पे जो है 30 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 40 लीटर जो है आप लोगों के पास वाटर स्टीम फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को देखिए, ये 1:3 के साथ है कि 1 मोल ऑफ ईथेन जो है जब प्रोपेन जब बर्न होता है तो इट प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब एज अ, इसको अगर आप लोग देखें तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ वॉल्यूम रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल जो है कि ये C2H6 है एंड इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस जो है यहाँ पे क्या है, ये वाटर प्रोड्यूस होता है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ
तो ये 3 मोल्स है और यहाँ पे जो है ये 4, तो 7 जो है 7 मोल में इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस तो 2C2H6 7O2 और यहाँ पे जो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे अगर आप देखें 6H2O जो है ये इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो 4 कार्बन ये है। अगर आप देखें तो ये 2 × 6 तो 12 है और यहाँ पे जो है 6 × 2 ये भी 12 है और यहाँ पे 14 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 8 और +6 जो है ये भी 14 ऑक्सीजन है। अगर आप देखें तो 2 जो है 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करना हो, 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करना हो तो 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 2 लीटर ऑफ ईथेन को बर्न करने के लिए 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होगा तो इट विल प्रोड्यूस 4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 लीटर ऑफ स्टीम। 6 लीटर ऑफ स्टीम जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे जो है ये 2 सेंटीमीटर क्यूब हो तो यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर क्यूब होगा एंड इट विल प्रोड्यूस 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है स्टीम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको जो है डिस्क्राइब करता हूं कि लेट्स सपोज जो है ये 5 जो है आप लोगों के पास हो, 5 हो या 10 हो जो भी हो, तो देखिए मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन करता हूं कि 2 के लिए जो है 7 चाहिए, 2 के लिए क्या चाहिए, 2 के लिए जो है 7 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए, 2 लीटर के लिए 2 लीटर के लिए 7 चाहिए, तो 5 लीटर के लिए क्या चाहिए, तो कैन वी राइट कि 2x इज इक्वल टू 5 × 7। तो x वैल्यू को फाइंड आउट करें, ये 2 यहां पे क्रॉस करें, यहां पे आप लोगों के पास की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कैन इज 7 × 5 35 के है, यहां पे 35 डिवाइड बाय 2, सो 35 डिवाइड बाय 2 राउंड अबाउट जो है अगर आप लोग देखें तो इट विल बी इक्वल टू 17.5 जो आप लोगों के पास की वैल्यू आ जाएगी। तो खैर पॉइंट ये है कि आपने जो है क्या करना है, ये स्टोइकोमेट्री देखनी है कि ये 2 लीटर है, 7 लीटर के साथ कंबाइन होता है 4 लीटर और 6 लीटर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक जनरल जो है इसके लिए कैलकुलेशंस है और इन कैलकुलेशन को आप लोगों ने जहन में रखना है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन ऑफ मीथेन एंड मीथेन और यहाँ पे जो है C2H6 ईथेन, ठीक है, और जो है आर अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करता हूं तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड ईथेन, यहाँ पे जो है आर अलाउड टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, विद एक्सेस जो है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि इनको जो है बर्न करने के लिए अगर आप लोग देखें तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू बर्न विद एक्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन एंड ईथेन। मीथेन और ईथेन को बर्न करने के लिए आप लोग यह ऑक्सीजन के वॉल्यूम को फाइंड आउट करें। ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा, ये मीथेन है एंड इट इज अलाउड टू बर्न विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो है वाटर, ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होंगे। तो यहाँ पे जो है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और अगर आप देखें यहाँ पे जो है ये ईथेन है, ईथेन, एंड इफ इट इज अलाउड टू बर्न विद कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे वाटर जो है प्रोड्यूस होगा। ईथेन को अभी मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो है डिस्क्राइब किया तो C2H6 है, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 7 मोल और यहाँ पे जो है ये 4 मोल है और यहाँ पे जो है ये 6 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मुझे 2 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो मुझे जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो मीथेन की बर्न करने के लिए मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये तो मीथेन का हो गया। अब ईथेन को फाइंड करते हैं। अगर आप लोग देखें तो 2 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मुझे 7 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए और 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन को बर्न करने के मुझे जो है कितना चाहिए। तो ये राउंड अबाउट अभी मैंने वहां पे कैलकुलेशन की है, अगर आप लोगों को याद हो उसी पे जो है कि 35 डिवाइड बाय 2, 35 7 × 5 is equal to 35 divided by 2, that is equal to round about 17.5 जो है 17.5 जो है आप लोगों के पास सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अगर आप लोग देखें
मीथेन को बर्न करने के लिए जो है यहां पे 10 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए और ईथेन को बर्न करने के लिए मुझे 17.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो द टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इन दोनों को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन 5 सेंटीमीटर क्यूब एंड ईथेन बर्निंग के लिए दैट विल बी इक्वल टू 20, इन दोनों का सम अप होगा 27.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा। द टोटल वॉल्यूम जो है यहां पे आप लोगों के पास क्या होगा? 27.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ये स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग प्लीज जहन में रखें। मैं यहां पे एक और एग्जांपल को लिख देता हूं एंड दैट इज एल्यूमिनियम, और अगर आप देखें इज अलाउड टू रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ एल्यूमिना। 4 mole of aluminum are allowed to react with the 3 moles of oxygen. 4 mole are allowed to react with the 3 mole of oxygen. You can easily find the mole भी find कर सकते हैं, 2 mole of ये प्रोड्यूस होगा। 4 mole जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें are allowed to react with the 3 mole of oxygen. You will easily get the mass। यहाँ पे जो है इसको मोल में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। You can easily find the mass। यहाँ से मास भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यू विल गेट इजीली फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, इनके क्या एवोगाड्रो नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या मास होगा, यहाँ पे कितने मोल्स होंगे। तो आप जो है इन नंबर से जो है स्टोइकोमेट्रिक से जो है ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम जो है एल्यूमिनियम का सॉलिड है, तो ये कंसेप्ट जो है सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल ऑफ एल्यूमिना, यहाँ पे जो है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट x मोल ऑफ मास। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड एल्यूमिनियम तो ये 102 है, तो राउंड अबाउट 204 ग्राम भी आप लोगों के पास आ जाता है। ये मैं जनरली कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो है इनमें से जो भी स्टेटमेंट गिवन हो आप लोग इनको जो है इस तरह टारगेट करें और इन क्वेश्चन को जो है इस तरह सॉल्व करें। तो ये कैलकुलेशन जो है मैंने जो है यहाँ पे वॉल्यूम डिस्क्राइब की है, मैंने जो है मोल मास, यहाँ पे जो है वॉल्यूम मोल, इन सब को जो है मैंने यहाँ पे टारगेट किया है और इन सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो है हम जब डिस्कशन करते हैं एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और उसको जो है कि जनरल जो है अगर आप लोग देखें क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोगों के पास जो है 1.2 जो है 1.2 ग्राम जो है क्या है, एक रिंग है, रिंग 1.2 ग्राम रिंग है, डायमंड रिंग है। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर, कार्बन के यहाँ पे जो है कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। सो कैलकुलेट the number of atoms, इसमें एटम्स को कैलकुलेट करें कि इसमें कितने एटम्स हैं। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर। इट मींस इसमें एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट है। अगर ये 1.2 ग्राम हो जाए तो ये 0.1 एवोगाड्रो नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे। एक डेसिमल को यहाँ पे लेके आया हूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो 1.2 जो है इसके लिए क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। ये एक अनदर क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये फेरस सल्फेट है और यहाँ पे 7H2O है, 7H2O। अगर आपको ये कहा जाए कि 278 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड आउट करें। ऑक्सीजन एटम क्या है? 2। 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट यहां पे जो है ये हेप्टाहाइड्रेटेड है, इट इज इक्वल टू 278 ग्राम, ये 278 ग्राम के बराबर है एंड इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ये फार्मूला यूनिट इसमें प्रेजेंट है। इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अच्छा, 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट में अगर आप देखें तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो द टोटल जो है अगर आप देखें तो 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये इसमें प्रेजेंट। अगर मैं इसके नंबर की डिमांड करता हूं, सिंपल सी बात है, 11 को रिटेन करें मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर, ये आप लोगों के पास इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो ये जो है 2017 के ईटा का पेपर का हिस्सा है। तो ये आसान से क्वेश्चंस है और इसमें कोई जो है मतलब ये कि इस तरह के मोल के कंसेप्ट के बारे में जो है कोई इस तरह का जो है टेक्निकल बात और नहीं है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है मैं एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं कि जिंक कार्बोनेट है। जब जिंक कार्बोनेट है तो ये डिकम्पोज होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो इट प्रोड्यूसेस जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि इट प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। जिंक का जो मास है,
अगर आप देखें और कार्बोनेट जो है यहाँ पे ये अगर 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल लिबरेट 1 मोल. इफ 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो यू विल गेट 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो है यहाँ पे 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मेनी ग्राम्स 44 ग्राम प्रोड्यूस होंगे. 44 ग्राम्स. तो 10 मोल जो है 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल 44 ग्राम प्रोड्यूस करता है. 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये रिलीज करता है. ये भी जो है अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं. लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास एक अनदर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इस तरह डिकम्पोजिशन करते हैं. ओके अगर आप लोग देखें तो इसका जो है ये 1 मोल है और इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लिबरेट. 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम के बराबर है. यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है. अगर मैं ये कहूं 100 ग्राम 44 प्रोड्यूस करता है, अगर मैं ये कहूं कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास हो तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. जस्ट ओनली मैंने एक जीरो को यहां रिप्लेस करिए तो 4.4 ग्राम ये है. ये आप लोगों के पास क्या होगा 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लिबरेट. यही लिबरेट होगा. सेकंड पॉइंट ये है अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास है 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. मोल में फाइंड आउट करें. मोल हाउ मेनी ग्राम्स. नेक्स्ट जो है अगर आप देखें ग्राम में फाइंड आउट करें. हाउ मच वॉल्यूम कितना वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में इसको फाइंड आउट करें कि वॉल्यूम 1 kg कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास हो उसको बर्न करते हैं उसको हीट करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मच वॉल्यूम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आसान सा क्वेश्चन है. वी नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर ये 1 kg है तो इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम हो गए. 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम. ओके तो 1000 ग्राम अगर देखिए 100 ग्राम प्रोड्यूस करता है 100 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं 44 ग्राम. 100 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं तो 1000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 44 और यहां पे जो है 440. मैंने यहां पे एक जीरो लगा लिया तो यहां पे भी एक जीरो लग जाएगा 440 ग्राम. 400 अगर ये 1 मोल के बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होता है तो इट प्रोड्यूसेस 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मोल में अगर इसको एक्सप्रेस करते हो 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 400 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम. If we have 10 मोल अगर ये 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए इसके साथ जीरो लगा रहे तो ये 440 ग्राम हो जाएगा. तो 440 ग्राम में 440 ग्राम अगर आप हैं तो ये 10 मोल के बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी हैव 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस. अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्युपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम 22 तो 10 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. तो यहां पे जीरो लगा लिया तो यहां पे 22.4 डीएम क्यूब है आप लोगों के पास. सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब. पॉइंट सिर्फ खत्म करें डेसिमल खत्म करें तो 22.4 डीएम क्यूब जो है आप लोगों के पास ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. आप लोग देखिए मास गिवन है यहां से जो है मास गिवन है मोल मास गिवन है वॉल्यूम. ये सारी वैल्यूज आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट ओनली जो है मोल मास रिलेशन मोल वॉल्यूम रिलेशन. मोल जो है आप लोगों के पास यहां पे मोल रिलेशन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. ओके तो ये अगर आप देखें तो ये जनरल क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन पे जो है थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आते हैं कि यहां पे एक अनदर टॉपिक है दैट इज परसेंट कंपोजिशन. कि व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंट कंपोजिशन कि व्हाट इज मीन बाय परसेंट कंपोजिशन. परसेंट कंपोजिशन क्या है. सो परसेंट कंपोजिशन जो है हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि लेट्स सपोज पहले जो है कि मेरे पास ये एक वाटर है. मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट ले रहा हूं. ये वाटर है यहां पे जो है एक अनदर कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट है कंपाउंड है.
यहां पे एक अनदर एग्जांपल है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये जो है जो वाटर है, वाटर जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं यहां पे परसेंटेज में मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब करता हूं कि इस वाटर में जो है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द टोटल मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम के बराबर है। टोटल मास इज इक्वल टू 18 ग्राम के बराबर है। परसेंटेज जो है जब भी हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का मोलर मास होगा डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100% पर 100 में क्या होगा 18 ग्राम में जो है वाटर का मास कितना है 18 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम है। 18 ग्राम में हाइड्रोजन का मास जो है, अगर मैं 18 ग्राम वाटर वेट कर लेता हूं, वो 18 ग्राम वाटर मेरे पास हो तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोजन, और उसमें 16 ग्राम जो मास होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा। टोटल मास 18 ग्राम का है, ये मैंने वेट किया है। अगर मेरे पास 2 ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाटर है और इसमें जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो अगर मैं वाटर का 100 ग्राम लूं तो उसमें कितने ग्राम जो है हाइड्रोजन होगा, ये इसका परसेंट। सो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ ए सैंपल ऑफ ए कंपाउंड, इट इज नोन एज परसेंट कंपोजिशन। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ ए सैंपल इज नोन एज परसेंट कंपोजिशन। तो अब इसको क्रॉस करें तो क्रॉस ग्राम इंटू 18 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, यहां पे ये 18 ग्राम को जो है क्या करें यहां से ट्रांसफर करें। तो आप बिल्कुल यही फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या है 1 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय जो है यहां पे क्या है मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, यहां पे मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो है ये 18 ग्राम है। इन दोनों का रेशियो निकालें तो जब इन दोनों का रेशियो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें, इनका रेशियो निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप लोग देखें तो 11.11% आता है। अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन का मास आता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम में जो है अगर 18 ग्राम में जो है हाइड्रोजन का 2 जो है 18 ग्राम में 2 ग्राम मास आता है हाइड्रोजन का, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 11.11 ग्राम जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 11.11 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल यही ना 2 ग्राम इंटू 100 डिवाइड बाय 18, 2 ग्राम डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 18। सिमिलरली है अगर आप लोग देखिए परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप फाइंड आउट करते तो ऑक्सीजन एक एटम है, तो यहां पे जो है उसका क्या है 16 ग्राम एक एटम है और मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 18 ग्राम, इन दोनों का रेशियो निकालें तो यहां पे जो है ये 88.89% जो है आप लोगों के पास की वैल्यू होगी। अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो तो उसमें 88.89% जो है आप लोगों के पास क्या होगा वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो जिस एलिमेंट का मास ज्यादा होगा कंपाउंड में उसकी परसेंट कंपोजिशन भी ज्यादा होगी। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम परसेंटेज कंपोजिशन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम परसेंट कंपोजिशन, आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेशन करें, बस सिर्फ ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कौन से एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन ज्यादा होगी। तो कौन से एलिमेंट की है तो इसका मोलर मास देखें 40 ग्राम इसमें कंट्रीब्यूट, इसका मोलर मास 12 ग्राम है, इसका मोलर मास 48 ग्राम है। तो जिस एलिमेंट का मास सबसे ज्यादा होगा उसकी परसेंट कंपोजिशन सबसे ज्यादा होगी परसेंटेज, जिसका मास इसमें सबसे कम है तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन सबसे कम होगी। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं, ये फैक्ट्स है। और यहां पे जो है इसका मास तो परसेंटेज वाइज क्या होगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द कैल्शियम एंड कैल्शियम इज ग्रेटर देन कार्बन। द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मास दैट कंट्रीब्यूटेड इन द सैंपल इज डिस्क्राइब्ड हैविंग मैक्सिमम परसेंट कंपोजिशन एंड द एलिमेंट दैट हैविंग लीस्ट मास यही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी परसेंट कंपोजिशन भी सबसे लीस्ट होगी। तो यहां पे जो है अगर आप देखिए, अगर मैं इसको परसेंट कंपोजिशन वाइज डिस्क्राइब करूं,
ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन, ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन, हाइड्रोजन H2SO4 2 ग्राम, 32 ग्राम और 64 ग्राम। व्हाट्स विल बी द अरेंजमेंट? तो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी, फिर सल्फर की परसेंटेज कम हो जाएगी और इसकी परसेंटेज सबसे जो है आप लोगों के पास हाइड्रोजन की होगी, सबसे लीस्ट परसेंटेज हाइड्रोजन की होगी। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं इनकी अरेंजमेंट करता हूं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर परसेंटेज ऑफ सल्फर, फिर सबसे लीस्ट जो है परसेंट हाइड्रोजन आप लोगों के पास यहां पे डिस्क्राइब होगा। तो परसेंट कंपोजिशन जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो यहां पे मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड। यहां पे एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। अगर आप लोगों को जो है एक कंपाउंड गिवन है और उसमें जो है ये कहा जाए कि परसेंटेज 40% compound have organic compound having 40% of carbon, having 40% carbon जो है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, and the number of atom, and the number of atom, and there are two numbers, and there are two carbon atom जो है carbon atoms are present per molecule, present per molecule, per molecule 40% carbon है, a compound containing 40% carbon, and there are two carbon atom present per molecule. Calculate the molar mass, या जो है what will be the expected molar mass, what will be the expected molar mass, expected molar mass of compound, molar mass of compound, इस कंपाउंड का एक्सपेक्टेड मोलर मास क्या होगा? अब अगर आप देखिए आपको ये वैल्यू गिवन है, ये कार्बन है तो कार्बन का मास आपको पता है और ये नंबर भी आपको गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड को अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड को फाइंड आउट करता हूं तो इज इक्वल टू, देखिए ये यहां पे बाहर निकल, यहां पे n मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ एलिमेंट, m एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इफ आपको परसेंट कंपोजिशन गिवन उस एलिमेंट की और उसका जो है मोलर मास, कार्बन है तो कार्बन का तो मास आपको फिक्स है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि 2 एटम्स हैं, अच्छा 12 ग्राम इसका मोलर मास है, 100 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाय यहां पे जो है जो परसेंटेज है, परसेंटेज, तो परसेंटेज भी गिवन है 40%। अगर आप लोग देखें तो ये 40% है, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पे कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड 10, 30 मल्टीप्लाइड 260, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास? इट विल बी 60 ग्राम जो है इस कंपाउंड का मोलर मास होगा। द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब्ड एज 60, ये 60 डिस्क्राइब होगा। तो ये 60 जो है, तो इट मींस अगर परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट गिवन हो, यू कैन इजीली फाइंड द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर आपको परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट गिवन हो और आपको जो है मोलर मास, और आपको ये कहा जाए कि द नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करें, मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज की वैल्यू मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मोलर मास ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोलर मास। आपने n को फाइंड आउट करने की, द नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, ये मोलर मास ऑफ एलिमेंट यहां से क्रॉस करें, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ये यहां से क्रॉस करें। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट फॉलो करना है। तो यहां पे जो है नंबर इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट
जिस एलिमेंट जो है आप लोग एनालाइज करें, ठीक है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो ये विल गेट द एन वैल्यू। आप लोगों ने जो है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस है, डीडीटी में कितने कार्बन होते हैं आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बिस्मार्क ब्राउन जो है उसमें जो है द नाइट्रोजन एटम को जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों ने जो है यहाँ पे जहन में रखें और इन क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करें एन की वैल्यू के बेस पे, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है मुश्किल पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जहन में रखें कि टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट कंपोजिशन, टू डिफरेंट कंपाउंड, टू और थ्री, टू डिफरेंट कंपाउंड्स having same percent elemental composition, elemental composition having same percent elemental composition, have same प्लीज जहन में रखें क्या है empirical formula, they have same empirical formula। Two different compound having same percent composition have same empirical formula, इनके empirical formula क्या होंगे, वो similar होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ कि ये कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज C6H12O6 है, ग्लूकोज है। द कंपाउंड इज नेम इज C2H2O2, C2H4O2। द कंपाउंड इज नेम इज एसिटिक एसिड, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। एसिटिक एसिड डिफरेंट कंपाउंड है। द कंपाउंड इज नेम इज एल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड। अगर आप लोग देखिए फार्मल्डिहाइड है, ये क्या है, फार्मल्डिहाइड, ये फार्मल्डिहाइड है। तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि टू डिफरेंट कंपाउंड्स या थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स having same percent composition have similar empirical formula। आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है कार्बन है, मैं इसको जनरली डिस्क्राइब करता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में 6 मल्टीप्लाइड 12 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 180 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन that is equal to 6 multiplied 90, यहाँ पे आप लोग 60 multiplied by 100 divided by 180 is equal to ये round about 44% है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 12 ग्राम डिवाइड 12 multiplied by 1 ग्राम into 100 divided by 180 ग्राम is equal to round about 6% है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। आप क्या करें, एसिटिक एसिड को फाइंड आउट करें। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड में 2, ये 2 कार्बन है, मल्टीप्लाइड 12 ग्राम डिवाइड बाय, इसका मोलर मास 60 ग्राम है, 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट एग्जैक्ट 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे जो है 2 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाइड 16 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट एग्जैक्ट 54%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे जो है अगर आप देखिए 4 ग्राम मल्टीप्लाइड जो है, बस 4 ग्राम में डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाइड 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6%। 6 54 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 के बराबर है। तो द सम ऑफ द परसेंट कंपोजिशन, जितने भी एलिमेंटल परसेंट्स हैं, अगर आप उनको सम अप करें तो ये 100 के बराबर होना चाहिए। तो इन सारे एलिमेंट्स के परसेंट का सम अप ये 100 के बराबर होगा। अब देखें यहां पे भी आप लोगों के पास एसिटिक एसिड इज डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 है। कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन, मैंने क्या कहा, दे हैव कॉमन एम्पेरिकल फार्मूला। आप देखिए इससे कॉमन लें, यहां 6 कॉमन लें तो CH2O,
इससे 2 कॉमन ले, इससे 2 कॉमन ले, 2 CH2O, और इससे तो कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। तो एल्डिहाइड और जो है आप लोग प्लीज जहन में रखें, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज में परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये सेम है। ये सब के सब क्या है, ये सेम है इसमें। सो कंपाउंड हैविंग सेम परसेंट कंपोजिशन हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला, उनके एम्पेरिकल फार्मूला जो होंगे वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सेम डिस्क्राइब होंगे। तो जिन कंपाउंड्स के जो है परसेंट कंपोजिशन सेम होगी, उनके एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। मैं ये स्टेटमेंट प्रूफ देने के लिए यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करा था। तो मोलर मास को फाइंड आउट करना, ओके। अगर आप लोगों को जो है एक और पॉइंट को, कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन है और उसमें जो है अगर आप देखें 6% हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें मैंने डिस्कस किया कि 54% है। व्हाट्स विल बी द इट्स मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फार्मूला? तो एम्पेरिकल परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, परसेंट कंपोजिशन। अगर आप इसको क्रॉस करें तो ये 3.33, अगर आप इसको क्रॉस, ये 6 आता है, ये आप इसको क्रॉस करें ये 3.33 आता है। तो कार्बन 3.33, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3.33 है। क्या करें, लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे जो है इसको डिवाइड करें। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, इसको क्रॉस करें, यहाँ पे जो है ये 2 और यहाँ पे जो है ये 1 होगा। CH2O इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। इफ परसेंट कंपोजिशन नाउन हो, यू कैन इजीली फाइंड, आप यहां से डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। इफ वी हैव, लेट्स सपोज अ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम, अ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। कंटेनिंग, इसमें जो है एल्यूमिनियम है, व्हेन इट इज अलाउड टू बर्न, इसको हीट करते इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम सल्फाइड। 10 ग्राम या 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है, या सॉरी 10 ग्राम ऑफ जो है सैंपल, अगर 10 ग्राम सैंपल को मैं बर्न करता हूं, इट प्रोड्यूसेस 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस सैंपल? परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को फाइंड आउट करें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताया था कि अगर आप लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम को यहां पे फाइंड आउट करते हैं, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2H डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग एल्यूमिनियम। ये मास ये M2 होगा, ये मास M1 होगा। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि M2 डिवाइड बाय M1, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाइड, अब होगा नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के मास का रेशो। अब एल्यूमिनियम सल्फाइड जो है Al2S है, 54 ग्राम इसका मोलर मास है एल्यूमिनियम सल्फाइड का। सॉरी, मैंने जो है इसको यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करना है। 54 ग्राम जो है, यहां पे आप लोगों के पास 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है, तो यहां पे ये है 96 ग्राम जो है सल्फर हो गया। टोटल इज इक्वल टू 150 ग्राम। अब अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड में जो है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 54 ग्राम, 54 ग्राम डिवाइड बाय 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम सल्फाइड है। अगर ये परसेंटेज आप इस मास रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इस सैंपल में है। तो अगर आप लोग देखें तो वी कैन राइट एज अ 454 डिवाइड बाय 150 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फिक्स होगा। तो 2 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम, 2 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम multiplied by this value, that will be the percent aluminum in the sample. So percentage of aluminum will be equal to percentage of 2 gram M2 2 gram divided by 10 gram multiplied by 54 gram divided by 150 into 100। ये आप लोगों के पास इसके लिए क्या होगी, वैल्यू डिस्क्राइब। तो ये आप प्लीज ध्यान में रखें। तो इनको जो है ये परसेंट कंपोजिशन है, और परसेंट कंपोजिशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल से हमने डिस्क्राइब किया है। तो ये इसमें आप लोगों ने क्लियर करना है। बाकी जो है इसमें इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस ऑफ रिएजेंट जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है किस तरह पहचानना है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है द रिएजेंट जो है विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएजेंट विच रिटेन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सेस ऑफ रिएजेंट। क्वेश्चन ये मतलब ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर में ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग act as a limiting reagent, following act as a limiting reagent। इनमें से जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट काम करता है। लेट्स सपोज उन्होंने ऑप्शन ये है कि ये नाइट्रोजन है, यू हैव टू ट्रीट विद हाइड्रोजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है और ये डी है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर आप देखिए हाइड्रोजन, अमोनिया और नन ऑफ द एबो। तो इसमें जो है आप लोग ये पॉइंट ज़हन में रखें, ये क्वेश्चन जो है 3 पेपर में आया है, 11 और 13 और 15 के पेपर में ये प्रेजेंट है। एंड देयर इज नन जो है इसमें क्या है, ये क्वांटिटी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होगा। तो जो स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी हो तो उसमें जो है आप लोगों के पास कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होता है। जब द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट क्या गिवन हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक गिवन हो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज गिवन हो। लेट्स सपोज जो है ये नाइट्रोजन है and if it combine with the 3 moles of hydrogen you will get 2 mole of ammonia जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि मुझे जो है 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन दिया जाए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक है, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मुझे यहाँ पे ये कहा जाए कि 10 मोल कंबाइन होता है 30 मोल के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर मुझे ये कहा जाए कि 25 मोल ऑफ द नाइट्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद 75 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी 1:3 है, तो यहाँ पे भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि 250 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज अलाउड रिएक्ट विद द 750 मोल, तो ये भी यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होगा। तो जहाँ पे भी आपके पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी 1:3 के साथ कम्बिनेशन में इन केस ऑफ अमोनिया गिवन हो तो देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि इफ वी हैव अ कंटेनर और इस कंटेनर में जो है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट टू कंबाइन, और यहाँ पे ये दिया जाए कि लेट्स सपोज है 20 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 70 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई करें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो अगर आप देखें ये 20 मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन है और 70 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मैंने इसको किस तरह, मैंने यहाँ पे आना है, नाइट्रोजन को देखें और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। अगर मुझे 1 के लिए 3 चाहिए तो 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 टाइम ऑफ 20 चाहिए कि नहीं, तो 3 टाइम मल्टीप्लाइड तो ये 60 मोल। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल कितना है, यहाँ पे 70 है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 60 है तो ये 20 मोल इससे 60 मोल कंज्यूम कर लेगा और 10 मोल अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो 10 मोल क्या होगा, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, ये एक्सेस में रह जाएगा और ये जो है इससे कंज्यूम करेगा। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा, वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अ रिएजेंट विच कंज्यूम, तो जो पहले कंज्यूम होगा इसमें नाइट्रोजन कंज्यूम होगा और जो रिटेन होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। सो द रिएजेंट विच रिटेन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ एक्सेस ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप, इसको मिक्सअप करता हूँ। यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज 30 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, 30 मोल ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिया है और यहाँ पे 100 मोल जो है, अगर आप लोग देखें 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 30 मोल ऑफ नाइट्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप। आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से कौन सा जो है इज अ लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे काम करता है। तो आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये नाइट्रोजन है, आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो 30 के लिए मुझे क्या चाहिए, 30 मल्टीप्लाइड 3 होगा, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 90 मोल। यहाँ पे क्या चाहिए, 90 मोल। यहाँ पे तो 100 अवेलेबल है, इसका मतलब ये कि 90 कंज्यूम होगा और 10 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सेस हो गया और ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो
जो अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक होती है वो अमाउंट कंज्यूम हो जाती है, और जो मतलब कि जो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक होती है वो रिटेन हो जाती है। तो जिसकी क्वांटिटी रिटेन हो जाती है वो एक्सेस है, और जिसकी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम हो जाती है वो लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। एक अनदर केस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 200 मोल ऑफ द नाइट्रोजन कंबाइन करता हूँ और यहाँ पे 200 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर आप लोग देखें ये नाइट्रोजन इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर मैं 1 करता हूं तो ये 3, अगर मैं 200 कर लूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 600 चाहिए। मुझे 600, 1 के लिए 3 चाहिए तो 200 के लिए कितना चाहिए, 600। लेकिन यहाँ पे कितना अवेलेबल है, यहाँ पे तो 200 अवेलेबल है, 400 डिफिशिएंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और नाइट्रोजन जो है ये एक्सेस ऑफ रिएजेंट डिस्क्राइब होगा। तो ये जो है अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट मुझसे इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन हो, रिएक्टेंट्स आर गिवन सो आसान सा पॉइंट ये है, देन द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट, देन द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी द वन, विल बी, बस डायरेक्टली उसको सॉल्व करें, विल बी द वन हैविंग विल बी द वन जो है विल बी द वन हैविंग जो है हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, जिसका मोलर कोफिशिएंट जो है ज्यादा होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब होगा। अच्छा, इसका मोलर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका मोलर कोफिशिएंट क्या है, ये 3 है। तो जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा यही लिमिट, लेकिन ये उस केस में कि अगर इनके इक्वल नंबर ऑफ मोल गिवन हो। तो इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल गिवन हो देन द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी द वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट। लेट्स सपोज ये A है और ये B है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इन दोनों को कंबाइन करता हूँ और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे जो है ये 2 है। मैं आपको ये कहूँ कि मैंने क्या किया है कि मैंने 500 मोल ऑफ A एंड 500 मोल ऑफ B, ये दोनों नंबर ऑफ मोल इक्वल है कि नहीं, इन दोनों को मिक्सअप करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान सा पॉइंट ये है कि जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट जो है डिस्क्राइब होगा। तो इसमें A लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब होगा और B जो है वो एक्सिस ऑफ रिएजेंट जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट है कि इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन then the limiting reagent will be the one having greater molar coefficient, जिसका मोलर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल को कर लूं कि ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, यू विल गेट 2 मोल और 2 जो है यहाँ पे मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। If 1 mole of hydrogen is allowed to react with the 1 mole of chlorine, you will get 2 mole of HCl यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया है 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन और मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया है 40 मोल ऑफ क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, मुझे 1 मोल के लिए 1 चाहिए तो 50 के लिए 50 चाहिए, लेकिन ये 50 है और ये 40 है, इट मींस यहाँ पे ये क्या है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी 50 से कम आ रहा है, तो मुझे तो 50 के लिए क्या चाहिए 50, लेकिन यहाँ पे तो अवेलेबल 40 है, तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये जो है आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर मैं इस केस में जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल हो, ये नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ मोल इक्वल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट, आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्लोरीन है, 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 100 मोल ऑफ क्लोरीन जो है अगर मैं ये अलाउ करके रिएक्ट करूं, मैंने नंबर ऑफ मोल को कंबाइन ले, तो इफ बोथ हैव सेम कोफिशिएंट, अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो, सो देयर इज नो लिमिटिंग, द अमाउंट इज स्टोइकोमेट्रिक, नो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें अवेलेबल होगा इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल, अगर मोलर कोफिशिएंट सेम हो, एंड इफ द मोलर कोफिशिएंट आर डिफरेंट हो तो और इनके इक्वल नंबर मिक्सअप हो, द लिमिटिंग रीजन विद द वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, जिसका मोलर कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा वही आप लोगों के पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा।
तो ये अगर आप लोग देखें लिमिटिंग रिएजेंट में जब भी द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट उस पर अप्लाई होता है। एक अनदर रिलेशन है जिसको जो है यहाँ पे मास रिलेशनशिप से इसको डिस्क्राइब करता हूं कि मास रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज है ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। इफ द हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ वाटर जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। वी कैन आल्सो राइट जो है 2 मोल इस रिएक्ट यहाँ पे जो है इसको 1 मोल एंड वी कैन आल्सो राइट इज दैट 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। ये इट इज आल्सो इक्वल टू 4 ग्राम, ये 4 ग्राम के बराबर। इट इज आल्सो इक्वल टू 32 ग्राम और यहाँ पे जो है 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें, अगर मैं ये कहूं कि 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन होता है एक कंटेनर में, तो ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक है। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब नहीं होगा कि यहाँ पे द क्वांटिटी क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी 4 ग्राम और 32 ग्राम है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। अगर मैं ये कहूं कि 40 ग्राम और 320 ग्राम कंबाइन होते हैं तो ये भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर मैं ये कहूं कि 0.4 ग्राम 3.2 ग्राम के साथ कंबाइन होता है, ये भी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर मैं ये कहूं कि 2 ग्राम कंबाइन होता है 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाफ कर देते, ये भी हाफ हो गया, ये भी स्टोइकोमेट्रिक, देयर इज नो। अगर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम जो है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम के साथ कंबाइन होता है, 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। द फर्स्ट केस ये है कि अगर मास में अगर मैं यहां पे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, वाटर की बात कर रहा हूं कि लेट सपोज करते हैं कि इफ वी अलाउ 10 ग्राम ऑफ, बल्कि मैं इस तरह लिख देता हूं कि 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आपने इस इक्वेशन की तरफ आना है। अगर आप देखिए 4 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए, 4 ग्राम के लिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए मुझे 32 चाहिए। अगर ये 8 ग्राम हो जाए तो फिर तो मुझे 64 चाहिए, लेकिन यहां पे 8 ग्राम के लिए कितना अवेलेबल, 32, तो 32 लिमिट में है। तो मतलब ये है कि यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये आप लोगों के पास एक्सेस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहां पे जो स्टोइकोमेट्रिक से जिसकी क्वांटिटी एक्सीड करे वो एक्सेस है, और जिसकी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू पे जो इस रिएक्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो वो आप लोगों के पास क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास ये लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन है। सेकंड केस में अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास कंटेनर है और इसमें हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को मैं अलाउड टू मिक्सअप, इन दोनों को क्या करता हूँ, ये मिक्सअप करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं 8 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं ऑक्सीजन की जो है, अगर आप लोग देखें ये 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, या चले 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में लेता हूं और यहां पे 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। आइडेंटिफाई करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इनमें किस जो है आप लोगों के पास किसकी जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए 4 ग्राम के लिए मुझे 32 चाहिए 4 ग्राम के लिए मुझे 32 चाहिए। 8 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए, 8 ग्राम के लिए मुझे जो है यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये 64 ग्राम चाहिए। और अगर ये 10 ग्राम आ जाए तो 4 डबल हो गया, तो ये डबल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 इंक्रीज आ गया है। यहाँ पे कितना इंक्रीज आ रहा है, 2 इंक्रीज आ रहा है। तो अगर ये 10 ग्राम जो है तो 8 ग्राम के लिए अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं, मतलब ये कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और आप लोग इससे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 4 ग्राम के लिए जो है यहाँ पे 4 से जब ये 8 कर लेते हैं ये डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ओनली 2 इंक्रीज देके आया हूँ। तो 2 इंक्रीज अगर देके आता हूँ तो यहाँ पे 16, तो ये राउंड अबाउट जो है आप लोगों के पास 80 ग्राम होगा। 80 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन जो है इसके लिए, क्योंकि 16 डिफरेंस आएगा। अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन के 10 ग्राम के लिए मुझे 80 ग्राम चाहिए, हाइड्रोजन के 10 ग्राम के लिए मुझे 80 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे कितना अवेलेबल है, 100 ग्राम। तो इससे 80 ग्राम तो कंज्यूम हो जाएगा, while 20 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, एक्सेस रह जाएगा। तो हाइड्रोजन इज डिस्क्राइब एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन इज डिस्क्राइब यहां पे एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अच्छा, एक थर्ड केस ये है कि अगर हम एक थर्ड केस में जो है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इफ वी हैव टू अलाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको अलाउ करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट्स सपोज जो है यहाँ पे जो है इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि यहाँ पे जो है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ, और जो है इसमें कौन सा एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये थर्ड केस है।
दोनों के इक्वल मासेस, दोनों रिएक्टेंट के क्या की है, इक्वल मासेस दी है, दोनों रिएक्टेंट के इक्वल मासेस दी है। जब दोनों रिएक्टेंट के इक्वल मासेस दी हो तो आप लोग प्लीज गौर से सुने कि 4 ग्राम के लिए मुझे जो है 32 ग्राम चाहिए, यहां पे 20 ग्राम के लिए तो मुझे 20 टाइम ये 32 के, यहां पे 20 दिया है तो किसका मास कम आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन जो है यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जब मास इज गिवन हो तो आसान सा ट्रिक ये है कि जब आपको मास इज गिवन हो, सो देन द रिएक्टेंट इफ इन केस ऑफ इक्वल मासेस, इन केस ऑफ इक्वल मासेस अगर आपको गिवन हो, देन द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी, देन द लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिटी, लिमिटिंग रिएजेंट will be the one having greater molar mass, जिसका मोलर मास ज्यादा हो, ग्रेटर मोलर मास, जिसका मोलर मास, तो वो रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 32 ग्राम यहां पे आ रहा है। तो टोटल मास जो है यहां पे 4 ग्राम है, यहां पे ये 32। जो जब इक्वल मासेस गिवन हो तो जिस रिएक्टेंट का मोलर मास ज्यादा जो है कंपाउंड में आ रहा हो, मतलब केमिकल रिएक्शन में ज्यादा आ रहा हो, वो जो है डायरेक्टली उसको क्लिक करे, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसका ट्रिक ये है कि इन केस ऑफ इक्वल मासेस के केस में, देन द लिमिटिंग रिएजेंट विद द वन हैविंग ग्रेटर मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा हो तो वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप इसको प्लीज ज़हन में रखें कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसमें कौन सा होगा, आप लोगों ने जो है इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, and if it combine it will produces 2 mole of ammonia, ये 2 mole of ammonia प्रोड्यूस करता है। ये 1 मोल है, ये जो है 3 मोल यहाँ पे है, ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल। मैं यहाँ पे ये 28 ग्राम मोलर मास है इसका, और यहाँ पे जो है 6 ग्राम इसका मास यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को अलाउ करूँ टू रिएक्ट, which of the following act as a limiting reagent, तो अगर मैं इनके इक्वल मासेस लेता हूं, इक्वल मासेस, तो जिसका मोलर मास ज्यादा वही लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 28, ये इक्वल मासेस हो गए कि नहीं? अगर मैं ये कहूं कि 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं ये कहूं कि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अगर मैं ये कहूं कि 200 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन, 200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो है 28 kg ऑफ नाइट्रोजन, 28 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो आसान सा ट्रिक ये है कि जिसका मोलर मास ज्यादा इक्वल मासेस में, वही आप लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। सो नाइट्रोजन विल बी डिस्क्राइब एज अ लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, वो ज्यादा है। सो जिन कंपाउंड्स में आप लोगों के पास क्या हो, जिन रिएक्टेंट्स हो और उस पे जो है आप लोगों को इक्वल मासेस गिवन हो, तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मोलर मास को पहचाने कि जिस कौन से रिएक्टेंट का मास जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे इस केमिकल रिएक्शन में, जिसका मास ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है क्या होगा, वो डिस्क्राइब होगा। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखें इसके लिए ट्रिक है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द मासेस टू मासेस रेशियो जो है, इफ लेट्स सपोज आप लोगों के बुक में एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, यू विल गेट कार्बनिक एसिड। ये ईटा के पेपर में भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ईटा के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट। उन्होंने देखा यहाँ पे लिखा है कि 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर के साथ कम जो है अलाउ करते हैं। सो क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सेस ऑफ रिएजेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करें। ये 3 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को देखें। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है और यहाँ पे जो है ये कार्बनिक एसिड है, ये 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ग्राम ऑफ वाटर, इट प्रोड्यूसेस 62 ग्राम ऑफ कार्बनिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करता है। कि अगर 44 ग्राम है, 18 ग्राम है, ये 62 ग्राम प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखिए 44 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वी नीड 18 ग्राम। अगर मैं 120 ग्राम लिखूं तो 120 इसको क्रॉस करें, how many grams of water will be required for the 120 gram of water? हमने इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। अगर आप इसको क्रॉस करें तो ये जब क्रॉस होता है 44 ग्राम इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 120,
44 को जो है यहाँ पे ट्रांसफर करें, x को फाइंड आउट करना है, यू विल गेट 49.1। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 49.1 ग्राम जो है और रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें कि 120 के लिए 80 अवेलेबल है, 120 ग्राम के लिए स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 49.1 ग्राम जो है ये रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अवेलेबल कितना है, 80 है। अगर आप लोग देखिए 80 अवेलेबल है, यहां पे 80 अवेलेबल है, तो इसका मतलब यह है कि 120 तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और यहां पे 31 अनरिएक्टेड है, तो ये जो है वाटर जो है ये एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है आप लोगों के पास यहां पे डिस्क्राइब होता है। फिर तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो गया, एक्सेस ऑफ रिएजेंट इसमें वाटर हो गया, एंड द लास्ट पॉइंट क्या है कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। आसान सी बात ये है 120 और 49 इज इक्वल टू 169.1 ग्राम is the amount. 169.1 gram is the amount of the product carbonic acid होगा कि यहाँ पे जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर इन दोनों का सम अप करें, मासेस हमेशा कंजर्व होते हैं, तो यही 159.1 जो है इसका क्या होगा, ये मास डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है एक्सेस और जो है मासेस के केस में जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक दूसरा है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप्स है। ऑलरेडी मैंने जो है ये बाकी सारे चीजें स्टोइकोमेट्री में डिस्कस की है, तो वही बातें हैं, लेकिन सिर्फ अब लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वी हैव अ नाइट्रोजन, इफ इट कंबाइन विद हाइड्रोजन यू विल गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये 2 मोल ऑफ अमोनिया है। अगर ये 1 लीटर हो, ये 3 लीटर हो, तो यहाँ पे 2 लीटर ये स्टोइकोमेट्रिक है। अगर ये 1 गैलन हो तो यहाँ पे 3 गैलन है, तो यहाँ पे 2 गैलन ये स्टोइकोमेट्रिक है। अगर ये एक जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब के सब स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में डिस्क्राइब हो रहा है। ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सब के सब स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी है जिसको जो है यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे 3 केसेस को डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट केस ये है कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सअप करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लेता हूँ जो है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ 30 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन, और यहाँ पे ले जाता हूँ कि यहाँ पे 100 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू मिक्सअप। Which of the following will act as a limiting reagent? Which of the following act as a जो है एक्सेस ऑफ रिएजेंट है? तो आप फिर यहाँ पे आ जाएं, नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर आप देखिए 1 के लिए मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर ये 30 हो जाए तो ये तो 90 मुझे चाहिए। यहाँ पे कितना लीटर है, 100 है, तो 90 चाहिए, 100 अवेलेबल है, तो 90 कंज्यूम हो जाएगा, 10 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो ये जो है एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ रिएजेंट, और ये लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास डिस्क्राइब किया जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट? सेकंड पॉइंट ये है कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें जो है नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एंड इफ वी अलाउ, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है यहाँ पे 200 लीटर ऑफ द नाइट्रोजन आर अलाउड टू मिक्स अप with the 400 liter of hydrogen, 400 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ में which of the following act as a limiting reagent? आप देखें फिर वही बात है कि 1 लीटर के लिए 3 चाहिए, तो अगर ये 200 लीटर हो तो मुझे 600 चाहिए। 2 × 3 होगा कि नहीं, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 60। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये 600 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे होगा, मुझे तो 600 चाहिए। अवेलेबल कितना है, 4 लीटर है, तो 400 लीटर है, ये तो कम है, इसमें 200 लीटर मिसिंग है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये एक्सेस ऑफ द रिएजेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ पे जो है एक लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन और एक्सेस नाइट्रोजन, तो इन दोनों में से किसी भी रिएक्टेंट्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी दिया जा सकता है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा जो है इसमें एक्सेस ऑफ द रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि मेरे पास एक अनदर कंटेनर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स को कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ कि ये नाइट्रोजन है एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 100 जो ये वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम गिवन हो, अगर इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है तो मुझे जो है ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन को, अगर आप लोग देखिए 1 के लिए मुझे 3 चाहिए, 100 के लिए मुझे क्या चाहिए, 300, लेकिन 100 के लिए क्या अवेलेबल है, यहाँ पे 100 अवेलेबल है, इक्वल वॉल्यूम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें हाइड्रोजन है। सो इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चेंजेस लेके आता हूँ, गौर से सुने ये पॉइंट। इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, अगर इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट आर अलाउड टू रिएक्ट, in case of equal volume of the reactant are allowed to react, then the limiting reagent with the one
हैविंग ग्रेटर मोलर कोफिशिएंट, जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। लेट सपोज अगर मेरे पास ये वाटर है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है ये 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। अगर मुझे ये कहा जाए कि 1000 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन है, आर अलाउड टू मिक्स अप, मैंने इसको देखना है, जिसका मोलर कोफिशिएंट ज्यादा होगा वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पे जो है ये क्या है, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, यू विल गेट 2 मोल ऑफ HCl। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 2 लीटर ऑफ HCl प्रोड्यूस होता है। 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 10 लीटर ऑफ क्लोरीन, 20 लीटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें मैं क्या करता हूं, 10 लीटर जो है हाइड्रोजन लेता हूं और उसमें 40 लीटर ऑफ द क्लोरीन मिक्सअप करता हूं। कैलकुलेट करें द वॉल्यूम ऑफ द HCl, तो 40, तो ये 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इससे 10 कंज्यूम कर लेगा क्लोरीन से, 30 अनरिएक्टेड रह जाएगा, 20 लीटर ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएगा और 30 लीटर जो है वो अनरिएक्टेड यहां पे रह जाएगा। तो ये आप लोगों के पास अनरिएक्टेड और वो आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट जो है इसकी अमाउंट बनेगी। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। इस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को आप लोगों ने जहन में रखना है और ये बहुत इजी है, लेकिन बस सिर्फ जो है स्टोइकोमेट्रिक को जहन में रखें और स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी से जो एक्सीड करेगा वो एक्सेस है और जो स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी को लेवलाइज करता है एक्सेस वाले को, उसको लिमिटिंग रिएजेंट से डिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट जो है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट था हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप देखें तो इसमें हम अब डिस्कशन करते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन, कि यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको जो है हमने किस तरह डिस्क्राइब करना है। यील्ड ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग a chemical reaction, during a chemical process is known as yield of reaction। इसको yield of reaction से डिस्क्राइब करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो इसको जो है हम yield of reaction से डिस्क्राइब करते हैं। yield of reaction जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है theoretical yield, एक जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं theoretical yield of reaction, और एक जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो 2 किस्म के यील्ड डिस्क्राइब करते हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड है और एक एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर हम इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन होता है तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है 36 ग्राम। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। उसको जो है हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। सो द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड। मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यील्ड जो है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, कि जिसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज आल्सो नोन एज जो है इसको थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो इट इज आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। So the amount of product calculated from a balanced chemical equation is known as theoretical yield, or the maximum obtainable yield is also known as जो है theoretical yield भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। Let's suppose अगर हम जो है इस एक्चुअल yield को अगर आप लोग देखें तो it is also called practical yield, इसको practical yield भी कहते हैं। It is also called experimental yield, इसको experimental yield भी कहते हैं। And this yield is also called, इसको हम जो है laboratory yield से भी डिस्क्राइब करते हैं कि ये laboratory yield भी इसको ये सारे वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो अब मैं लेबॉर्ट्री जाता हूं और लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाता है, तो फिर उसको जो है मैंने क्या डिस्क्राइब करना है, उसको मैंने जो है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, सॉरी एक्सपेरिमेंटल यील्ड, लेबॉर्ट्री यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब मैं लेबॉर्ट्री जाता हूं तो आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो यील्ड ऑफ द रिएक्शन मेरे पास आ जाता है, उसको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड या लैब यील्ड जो है इसको लेबॉर्ट्री यील्ड से इसको डिस्क्राइब करता हूं। Actual yield is always जो है, actual yield is always lesser than the theoretical yield।
एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये स्टेटमेंट है कि एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, और इसके रीजन होते हैं कि वाई जो है आप लोगों के पास प्लीज ध्यान में रखें वाई कि यहाँ पे क्यों जो है एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से जो है ये हमेशा कम होता है। तो उसके रीजन जो होते हैं, पहला जो है हम प्रॉपर बैलेंस हमारे पास नहीं है कि वो हमें प्रॉपर वेट जो है वे करें। तो पहला जो एरर होता है, हम प्रॉपर और जो कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर वेट नहीं कर सकते, इसको वेइंग एरर से डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बंदा स्किलफुल है और दूसरा बंदा जो है उसके साथ स्किल्स नहीं है, हाउ टू हैंडल द केमिकल, के केमिकल को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह जो है उनकी हैंडलिंग करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन या स्किल उसके साथ नहीं है। तो एक बंदा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसको जो है एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन कंडीशन का पता नहीं है कि हाउ टू कैरी ऑन द रिएक्शन, तो यहाँ पे स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि रिएक्शन कंडीशन को, अगर एक बंदा जो है रिएक्शन कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता तो ये भी जो है इसका रीजन है, तो इस वजह से जो है एक्चुअल यील्ड उसके साथ क्या होगा, वो कम आएगा। द फोर्थ वन जो है यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है आल्सो डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है, ये जो है डिक्रीज कर लेता है। तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस हैं, यहाँ पे स्किल्स हैं, यहाँ पे वेइंग एरर है, और इन जो है अगर आप लोग देखें एक्सपेरिमेंटल एरर जो होते हैं कि जो बंदा जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर्स करता है, तो इन सब में जो है मैकेनिकल लॉस भी हो या एक्सपेरिमेंटल एरर जो होते हैं या रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी है, रिएक्शन कंडीशंस है, अगर वो प्रॉपर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता साइंटिफिक वे के जरिए, अगर वो प्रॉपर साइंटिफिक वे के जरिए इस कंपाउंड को आइसोलेट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो कम से कम ऑब्जर्व होगा। तो रिएक्शन कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी, उसका प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है, स्किल्स उसके साथ कम है, वेइंग एरर है। तो ये रीजन है जिसकी जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड जो है ये हमेशा यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से। अगर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं तो हम इसको जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो इनको हम जो है एक अनदर यील्ड से जिसको हम परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन परसेंट यील्ड। द एफिशिएंसी of a chemical reaction is always described and it is equal to the ratio of actual yield with the theoretical yield multiplied by 100। तो इसको जो है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। तो परसेंट यील्ड इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू theoretical yield into 100, एक्चुअल यील्ड बाय theoretical yield into 100 जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब। लेट्स सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 3 एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट को हम 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और उनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं कि आप 4 ग्राम और 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन ले और ये 36। स्टूडेंट 1 ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो उसके साथ उसने 4 ग्राम और 32 ग्राम को मिक्सअप कर लिया, तो ही गॉट 43, बजाय ये कि 36 ग्राम आ जाए, उसके साथ 34 ग्राम आ जाता है। दूसरा स्टूडेंट जो है जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो उसके साथ 32 ग्राम आ जाता है, और थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करता है तो ये 28 ग्राम जो है उसके पास आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने यील्ड जो है इसके साथ ज्यादा है, इसके साथ यील्ड कम है, और यहाँ पे यील्ड जो है अगर आप लोग देखें तो सबसे जो है कम डिस्क्राइब हो रहा है। तो मैंने इसको क्या करना है कि कहाँ पे ज्यादा गलतियां हैं, तो 34 डिवाइड बाय 36 into 100 परसेंट यील्ड जो है यहाँ पे क्या होगा, 32 डिवाइड बाय 36 into 100, और यहाँ पे परसेंट यील्ड जो है इसके लिए जो डिस्क्राइब होगा 28 जो है ग्राम, और पर 36 ग्राम into 100 जो है यहाँ पे इसके लिए परसेंट यील्ड होगा। स्टूडेंट 1 ने जो है अगर आप लोग देखिए स्टूडेंट 1 का जो एक्सपेरिमेंट है वो जो एक्चुअल यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके करीब जा रहा है, तो यहाँ पे जो है परसेंट एरर में ये जनरल लिख रहा हूँ, ये जरूरी है कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल हो। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये वैल्यू जो है 92 हो, लेट्स सपोज 92% ये वैल्यू आ रहा हो, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे राउंड अबाउट ये 85% या 88% लेट्स सपोज आ रहा हो, ये जो है राउंड अबाउट 80%, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं जनरली लिख रहा हूँ कि 34/36 ये मैंने जनरल लिखे हैं। अगर आप देखें तो एक बंदे के साथ जो है 92% पर यहाँ पे परसेंट यील्ड आ रहा है, दूसरे के साथ जो है अगर आप देखें 88% है, और अनदर के पास जो है 80% है। अच्छा, जिसके 92% है इट मींस यहाँ पे 8% लॉस आ रहा है, जिसके साथ जो है 88 है तो यहाँ पे 12% लॉस आ रहा है, और जिसके साथ जो है 80% है तो यहाँ पे 20% जो है लॉस ऑब्जर्व हो रहा है।
तो 20% लास्ट में मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल एरर होंगे और यहाँ पे 8% लास्ट में जो है यहाँ पे 8% लास्ट है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो कम है। एक्सपेरिमेंटल एरर जितने इंक्रीज होते हैं परसेंट लॉस इंक्रीज होता है, और एक्सपेरिमेंटल एरर जितने कम होंगे तो यहां पे लो एक्सपेरिमेंटल परसेंट एरर जो है, लो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं, यहां पे एक्सपेरिमेंटल एरर इंक्रीज हो जाते हैं, और यहां पे जो है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर जो है अगर आप लोग देखें परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर यहां पे ज्यादा होते हैं। तो जितने परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है, जितने परसेंट एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है, इतना ज्यादा लॉस जो है वो आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगा। तो द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन परसेंट यील्ड, इसको परसेंट यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो रिलीज कर लेता है। अगर मैं यहां पे आप लोगों को ये कह दूं कि लेट्स सपोज 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कैल्शियम, तो व्हाट्स विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग देखें यहाँ पे कैल्शियम जो है ये अगर आप 40 है, ये 16 है, 56 ग्राम और ये 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब इवॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास तो थ्योरेटिकल यील्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 56 ग्राम है। अगर मैं 50 ग्राम कर लूं तो यहां पे जो है ये 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं 25 ग्राम कर लूं तो यहां पे जो है ये 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का ये थ्योरेटिकल यील्ड है। और अगर मैं यहां पे जो है 1001 केजी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो वी विल गेट 560 ग्राम। तो ये इसका, तो 1 केजी कैल्शियम कार्बोनेट का थ्योरेटिकल यील्ड 560 है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 14 है, 50 के लिए जो है 28 है, और 100 के लिए अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास 56 ग्राम जो है ये आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड है। सो द थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है, द यील्ड दैट इज ऑब्टेन, दैट यील्ड दैट इज कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड, इसको थ्योरेटिकल यील्ड से डिस्क्राइब करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म कर दिया और इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग देखें मैंने इसके 50 ग्राम्स लिए हैं, और इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के यहाँ पे मैं जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है ये प्रोड्यूस करता है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज, मैंने इसको हीट किया है, मैंने इसको क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है लेबोरेटरी में, और इट प्रोड्यूस 25 ग्राम। सो व्हाट शुड बी इट्स परसेंट यील्ड, इसका परसेंट यील्ड क्या होगा, तो परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू, ये आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड है क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद है 25 ग्राम। 25 ग्राम जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये जो है मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने इसके लिए थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करना है, ये एक्चुअल यील्ड हो गया क्योंकि मैंने ये कहा कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो ये 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो है यहां पे आना है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर आप लोग देखें थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ रहा है, ये 28 है, और यहां पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 25। तो यहां पे क्या करें, यहां पे 28 ग्राम जो है आप लोग लगा लें, 100 मल्टीप्लाई करें, इनका रेशियो निकालें, तो जितना रेशियो आप लोग के पास यहां पे वैल्यू आएगा वो आप लोगों के पास परसेंट यील्ड होगा। तो परसेंट यील्ड जो है जितना एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड के जितना करीब इसके वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं यहां पे एक्सपेरिमेंटल एरर्स कम है, और यहां पे जो है परसेंट यील्ड और एक्चुअल यील्ड जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो जितना एक्चुअल यील्ड और परसेंट यील्ड से करीब आते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो आप लोगों के पास जो है डिक्रीज होते हैं, परसेंट यील्ड जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज ऑब्जर्व होता है। तो इफ अ केमिकल रिएक्शन हो और उसमें 4/5% जो है 4 अगर आप लोगों के पास क्या केमिकल रिएक्शन है, लेट्स सपोज जो है ये ए है और यहाँ पे जो है ये बी में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, इस रिएक्शन में ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन में जो आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे एक्चुअल यील्ड जो है लेट्स सपोज इज इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है। सो व्हाट शुड बी द, इसके लिए जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, सो व्हाट शुड बी इट्स परसेंट यील्ड, इसका परसेंट यील्ड क्या डिस्क्राइब होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को भी लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो है परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे परसेंट यील्ड एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 4/5 टाइम, इट मींस 4 में अगर आपके पास यह मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि थ्योरेटिकल यील्ड 5 है,
अगर थियोरेटिकल यील्ड 5 है तो एक्चुअल यील्ड इसमें कितना प्रोड्यूसर है, 4 आ रहा है, तो 4 डिवाइड बाय 5 इनटू 100 जो है, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालें, मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर वैल्यूज, आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो ये एक जनरल जो है टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल जो है आसान सा टॉपिक है। इस चैप्टर को जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं और ये जो है आप लोगों के पास थियोरेटिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है इनकी जो है हमने जनरल डिस्क्रिप्शन करी थी, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।